हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइटल नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपन फिर से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और साथ ही साथ उनके जो रिलेटेड जो भी थ्योरी होती है उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी पिल्स। यानी जो इमरजेंसी पिल्स होता है उसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है। इसमें इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते ही क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ब्लीडिंग कर देते हैं, लेकिन इसका ब्लीडिंग है वो रॉन्ग आंसर होएगा। जो इसका राइट जो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन है ब्लीडिंग, बी ऑप्शन है नोजिया, सी ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन और डी ऑप्शन है थ्रोम्बोसिस। तो इमरजेंसी पिल्स में क्या होता है, लियोनोर्गेस्ट्रॉल वो कंपोनेंट होता है, उसकी वजह से पेशेंट को जो लेती है फीमेल, उनको नोजिया की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो फ्रेंड्स नोजिया आएगा। अगर आईयूसीडी का पूछता है, आईयूसीडी का मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है, यानी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होती हैं उनका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। और जो हार्मोनल पिल्स होते हैं, कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो हार्मोनल जो पिल्स होती हैं उनका जो साइड इफेक्ट होता है मोस्ट कॉमन वो होता है थ्रोम्बोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। अगर इमरजेंसी पिल्स पूछता है तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो मोस्ट कॉमन नोजिया होता है। इनके बारे में मैंने नीचे थोड़ा सा लिख भी रखा है, जैसे देखिएगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी, आईयूसीडी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछता है तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो यूटेराइन ब्लीडिंग आएगा। और जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हार्मोनल पिल्स पूछता है तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो थ्रोम्बोसिस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच इज़ द आइडियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। यानी ऐसे कपल जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है उनके लिए मोस्ट कॉमन मतलब जो आइडियल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का वो बेस्ट कौन सा होगा। ऑप्शन ए है कॉन्डोम, ऑप्शन ए है कॉन्डोम, ऑप्शन बी है हार्मोनल मेथड, ऑप्शन सी है कैलेंडर मेथड और जो ऑप्शन डी है वो आईयूसीडी। जो मोस्टली जो न्यूली मैरिड कपल्स होता है उसका जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होता है वो फ्रेंड्स हमेशा हार्मोनल मेथड होता है, जिसमें एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन कंपोनेंट जो पिल्स आती है ना वो उसका राइट आंसर आएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। तो इसका राइट आंसर आएगा हार्मोनल मेथड। फ्रेंड्स, मैंने नीचे और भी जो आइडियल मेथड होते हैं, किन किन कंडीशन में कौन कौन से आइडियल मेथड होते हैं उनके बारे में भी लिख रखा है, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। इस पे क्वेश्चन भी, इन पे भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। जैसे बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग बिटवीन टू चाइल्ड, यानी अपने को दो चाइल्ड्स के बीच में गैप रखना है, स्पेस रखना है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा फ्रेंड्स, हार्मोनल मेथड। सेकंड है हाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज, यानी जो अपनी एसटीडीज होती हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस ये भी होती है, वो क्या होती है, उनका 100% प्रोटेक्शन कौन सा मेथड देता है, वो देता है कॉन्डोम मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आइडियल मेथड फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, ऐसी मदर जो लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उनके लिए मोस्ट जो आइडियल मेथड होता है वो आईयूसीडी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आइडियल मेथड फॉर रिवर्सिबल बर्थ कंट्रोल, यानी जो ऐसा बर्थ कंट्रोल जिसको अपन रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए जो आइडियल मेथड होता है वो आईयूसीडी होती है, यानी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, CSSM यानी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम स्टार्ट इन विच ईयर, यानी जो CSSM है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1997, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 2005 और डी ऑप्शन है 1999। फ्रेंड्स, CSSM में जो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ जो मदरहुड प्रोग्राम है वो
1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 1992 आएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो CSSM था, ठीक है फ्रेंड, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम था, उसको 1992 में लॉन्च किया था। उसके बाद में इसको RCH फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में कन्वर्ट कर दिया गया था। RCH फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया था, गया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1997 में। ठीक है, अब इसको RCH फर्स्ट को RCH सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया था, वो किया था 2005 में। जो RCH जो सेकंड था उसको 2005 में लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो CSSM लॉन्च हुआ था वो 1992 में हुआ, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो बी। मैंने इनके बारे में थोड़ा नीचे लिख भी रखा है। जैसे CSSM 1992 में लॉन्च हुआ था, उसको CSSM को RCS फर्स्ट में 1997 में कन्वर्ट किया गया था, और जो RCS सेकंड, मतलब जो RCS फर्स्ट को RCS सेकंड में 1 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब 2005 में मोस्ट कॉमन 2 प्रोग्राम और लॉन्च हुए थे। इसको एक है JSY यानी जननी सुरक्षा योजना, वो हुई थी 5 अप्रैल 2005 को। एक और NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ईयर EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन लॉन्च्ड इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है 1995। इसके बारे में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स। अगर इंडिया में EPI लॉन्च पूछता है तो इंडिया में हुआ था 1977 में। इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 1977 में। और अगर वर्ल्ड में पूछता है, वर्ल्ड में हुआ था 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, और EPI को UPI में यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब कन्वर्ट किया था? 1985 में। इस पर भी बहुत कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि EPI से UPI को कब कन्वर्ट किया था? तो 1985 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स? 1977, यानी 20 का राइट आंसर आएगा। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने नीचे भी लिख रखा, देख लीजिए। 1974 में EPI लॉन्च इन वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यानी EPI वर्ल्ड में लॉन्च किया गया था। 1977 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। 1985 में EPI को UPI में कन्वर्ट किया गया था, और 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस पर भी क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, इन विच ईयर स्विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, यानी स्विच प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है ए 17 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी है 17 अप्रैल 2016, ऑप्शन सी है 7 अप्रैल 2007 और डी ऑप्शन है 7 अप्रैल 2009। एक बार फ्रेंड्स मैं स्विच प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्विच प्रोग्राम है क्या। ठीक है, चलो स्विच प्रोग्राम है, यानी पहले क्या होता था, जो OPV है ना, OPV वैक्सीन, उसकी जो फॉर्म थी वो ट्राइवेलेंट थी पहले, यानी जो ट्राइवेलेंट वैक्सीन चलता था उसको स्विच प्रोग्राम के दौरान इसको बाईवेलेंट वैक्सीन में कन्वर्ट कर दिया। ट्राइवेलेंट में P1, P2 एंड P3 इसके सब टाइप इंक्लूड थे, लेकिन बाईवेलेंट में सिर्फ P1 एंड P3 इंक्लूड थे, यानी P2 को निकाल दिया था। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या हुआ, P2 का आउटब्रेक होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसकी वजह से जो अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया, P2 का अलग से एक वैक्सीन बनाया गया, जिसको अपन आज FIPV के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं फ्रेंड्स? FIPV। तो इसको इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसमें इंक्लूड किया गया है, और नेसेसरी किया गया है कि FIPV का भी वैक्सीन लगना चाहिए। तो जो FIPV है, OPV की जो इंजेक्टेबल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं FIPV। ये मोस्टली जो OPV की जो फर्स्ट डोज लगती है और जो OPV की जो थर्ड डोज लगती है उसके साथ FIPV को लगाती है, यानी जो सेकंड डोज लगती है उसके साथ नहीं लगाते FIPV को। ये हमेशा इंट्राडर्मल लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो, इसका राइट आंसर है 17 अप्रैल 2016, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है,
मैंने इसके बारे में थोड़ा और लिख रखा, वो आपको बता देता हूँ। जैसे इसका है नेशनल स्विच डेट। नेशनल स्विच डेट का मतलब होता है कि जो बाई ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन था, ट्राइवेलेंट को बाईवेलेंट में कब से लागू किया गया, यानी इसको 25 अप्रैल 2016 से इसको लागू किया गया था, तो उसको बोलते हैं नेशनल स्विच डेट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नेशनल वैलिडेशन डेट। इसका मतलब होता है कि इंडिया से जो ट्राइवेलेंट ओपीवी है वो कब फ्री मतलब हटा दिया गया था, वो हुआ था 9 मई 2016 को। तो इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि नेशनल वैलिडेशन डेट कब मनाई जाती है और नेशनल स्विच डेट कब होती है। तो 25 अप्रैल 2016 को तो नेशनल स्विच डेट होती है और 9 मई 2016 को नेशनल वैलिडेशन डेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। विच कमेटी आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अगर फ्रेंड्स कमेटी में क्वेश्चन आता है तो मोस्टली 4 क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन एग्जाम में रिपीट करते हैं। मोस्टली 4 ही क्वेश्चन पूछते हैं, या तो इनके नाम पूछ लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को किस कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मुदालिया कमेटी, ऑप्शन बी है बोर कमेटी, ऑप्शन सी है करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन डी है मेहता कमेटी। इसको याद रखने के लिए मैंने एक अच्छी ट्रिक बनाई है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। एक लिखना किलोमीटर बाद एमपी, यानी अपन पूछते हैं ना कि मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर बाद में आ रहा है, तो इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। जैसे किलोमीटर बाद एमपी, यानी किलोमीटर बाद एमपी मैंने मध्य प्रदेश कितने मतलब दूरी में आ रहा है, तो इसे याद रख सकते हैं। के का मतलब हो गया करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड मल्टीपर्पज़ जो कमेटी है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, बोर कमेटी को जानते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, और जो मुदालिया कमेटी है उसको हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। तो इसको मतलब रखने का, याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है, आप 1 किलो जैसे करतार सिंह कमेटी दिखी तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ क्वेश्चन आएगा उसमें मल्टीपर्पज़ कमेटी का नाम दिखेगा। अगर मल्टीपर्पज़ का दिखे तो उसको करतार सिंह कमेटी बोलते हैं, और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट दिखे हैं तो उसको बोर कमेटी होती है, वो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। और मुदालियर कमेटी को यहाँ पे प्लानिंग दिखे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में प्लानिंग दिखे तो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आएगा, वो आएगा बोर कमेटी, यानी बोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर कमेंट्रीज क्वेश्चन आता है तो 4 ही क्वेश्चन मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, या एक इन तीनों के नाम पूछा जाता है, और एक ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कमेटी कौन सी थी, वो ईयर पूछ लेते हैं। तो सबसे जो पहले कमेटी वो बोर कमेटी थी, और 1946 में इसका लॉन्च हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इनके बारे में लिख भी रखा ट्रिक, जैसे किलोमीटर बाद एमपी भी बताया था। के मतलब करतार सिंह कमेटी, के का मतलब होता है करतार सिंह कमेटी, फिर करतार सिंह को मल्टीपर्पज़ कमेटी के नाम से जानते हैं। बी का मतलब बोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। और एमपी का मतलब होता है मुदालियर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक थी, इसको अपन याद रख सकते हैं। ये कम्युनिटी से अगर क्वेश्चन पूछता है कम्युनिटी से, तो इन्हीं क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच किट सप्लाई एट पीएससी, यानी पीएससी होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, उस पर कौन सा किट सप्लाई होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ए किट ए, ऑप्शन बी है किट बी, ऑप्शन सी है किट सी, ऑप्शन डी है किट डी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा किट डी। मैंने इनका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीचे अपन चलते हैं। जैसे इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी पीएससी पे जो किट सप्लाई होती है वो किट डी होती है। अगर सब सेंटर पे पूछता है तो सब सेंटर पे जो किट सप्लाई होती है वो होती है किट ए, बी एंड सी एंड मिडवाइफरी किट। ये 4 किट होती है, वो सब सेंटर पे सप्लाई होती है। और फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पीसीएम जो टैबलेट होती है वो कौन से किट में आती है, या फिर विटामिन ए और आईएफ यानी आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वो कौन से
किट में आती है। तो किट ए में तो ये सारी जो भी लिख रखा है वो आप देख लेना, ये किट ए में आती है। जैसे विटामिन ए की टैबलेट है, IFE की, ORS, जिंक सल्फेट, ये जो आती है ना कोट्रेमाजोल, ये किट ए में आती है। और जो PCM, डाइसाइक्लोमाइन, बैंडेज, कॉटन, एल्बेंडाजोल, पोविडिन और जो क्लोरामफेनिकोल जो भी टैबलेट आती है वो आती है किट बी में। तो इस पर भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और PSC पे जो किट आती है वो किट डी आती है। और अगर CSC पे पूछता है तो CSC पे किट ई से लेकर किट पी तक CSC पे सप्लाई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वैक्सीन गिवन टू न्यूबॉर्न विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थडे। ये 4 ऑप्शन, यानी कि जैसे कोई न्यूबॉर्न हुआ, न्यूबॉर्न बेबी हुआ, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर कौन सा वैक्सीन लग जाना ज़रूरी होता है। ऑप्शन ए है OPV, ऑप्शन बी है BCG, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन डी है मीजल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होते हैं। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा, यानी जो मोस्टली जो 24 आवर्स के अंदर अंदर जो वैक्सीन लग जाना चाहिए वो होता है हेपेटाइटिस बी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इनके बारे में मैंने थोड़ा सा नीचे लिख भी रखा, जैसे OPV होता है, OPV विद इन 15 डेज में लग जाना चाहिए। कब फ्रेंड्स, OPV है ना वो विद इन 15 डेज में लग जाना चाहिए। और BCG अप टू 1 ईयर, यानी 1 ईयर तक लग जाना चाहिए न्यूबॉर्न को, ये नेसेसरी होता है, इसका टाइम पीरियड होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। यानी जो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है उसका फर्स्ट साइन क्या होता है। ए ऑप्शन है फटीग, बी ऑप्शन है क्रेनियोटैप्स, सी ऑप्शन है बोन पेन, डी ऑप्शन है ऑस्टोमलेसिया। फ्रेंड्स विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है क्रेनियोटैप्स। इसका जो राइट आंसर है बी। ये अभी रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्रेनियोटैप्स का मतलब होता है, यानी जो अपना ऑक्सीपुट की जो बोन होती है वो होती है मतलब सॉफ्ट हो जाती है, यानी पिंग पोंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो पिंग पोंग जो बोन पिंग पोंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सीपुट बोन, यानी जो ऑक्सीपुट बोन होती है उसकी जो बॉल होती है ना पिंग पोंग वाली बॉल, उसके टाइप की जो स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्रेनियोटैप्स। जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नीचे मैंने लिख रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है किसमें, चाइल्ड में, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स, यानी उस जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चाइल्ड में जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं रिकेट्स। और अगर एडल्ट में पूछता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 9 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इनकी अपने थ्योरी भी कवर की है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 1-2 पार्ट और लेके आएंगे, उसमें अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, उसके साथ साथ थ्योरी भी इंक्लूड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये क्वेश्चन है वो अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ आपको अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।